सभी छात्र एवं छात्राओं को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी पद्य खंड का हम लोग पढ़ेंगे, जो क्लास 9th के लिए वार्षिक परीक्षा 26 में होने वाला है। उसमें ये निश्चित इसी से पूछेगा। आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपका परीक्षा बहुत अच्छा से जाए, अच्छा अंक आप प्राप्त करें। ऐसे चुनौता आज ये गद्य खंड का हम पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और इससे पूरी संभावना है कि आप यदि इसे तैयारी कर लेंगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आइए हम लोग देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो वार्षिक परीक्षा 2026 में 9th क्लास के छात्र छात्राओं को पूछा जाएगा। तो 5वां चैप्टर का है मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका सर्वप्रथम हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो ये रचना है महादेवी वर्मा का। सही जवाब क्या होगा? महादेवी वर्मा। ग नंबर का सही ऑप्शन होगा। दूसरा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा किस बाद की प्रमुख कवयित्री थी? प्रगतिवाद है, छायावाद है, गांधीवाद है। तो महादेवी वर्मा छायावाद के कवि हैं। किसकी प्रमुख कवयित्री थी? छायावाद की। इसी तरह से अगला प्रश्न आइए देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली डैश से संकलित है। किससे संकलित है? तो यामा से संकलित है। कहाँ से संकलित है? यामा से। महादेवी वर्मा की काव्य भाषा प्रायः शब्दों से निर्मित है, तत्सम शब्दों से निर्मित है। महादेवी वर्मा का काव्य संसार करुणा और डैश का संसार है। नहीं, खाली जगह में क्या होगा? यह वेदना का है। किसका है? खाली जगह में वेदना भरा जाएगा। यहाँ जो खाली जगह है इसमें वेदना भरा जाएगा। महादेवी जी डैश हैं, क्या हैं? छायावाद के आधार स्तंभ हैं। महादेवी वर्मा जी क्या हैं? छायावाद की आधार स्तंभ हैं। अगला प्रश्न है महादेवी किसे मलिन न करने की बात करती है? महादेवी किसे मलिन करने की बात न करती है? पथ को। नहीं, बदली का अस्तित्व कब समाप्त हो जाता है? बदली का अस्तित्व कब समाप्त हो जाता है? बरसने पर। भारत सरकार ने महादेवी जी को किस पुरस्कार से अलंकृत किया था? भारत सरकार ने महादेवी जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया था। महादेवी जी का जन्म कब हुआ था? महादेवी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नहीं, महादेवी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रयाग में हुई थी। इस कविता में प्रयुक्त अंकुर शब्द किसका पर्याय है? अंकुर शब्द जो है वह नवजीवन का पर्याय है। किसका पर्याय है? नवजीवन का। किसका पर्याय है? नवजीवन का। अगला है छठा आ रही रवि की सवारी। सूर्य की सवारी जो है जिसके, तो आ रही रवि की सवारी,
इससे अब जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आ रही रवि की सवारी किस कवि की रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आ रही रवि की सवारी किस कविता संग्रह से संकलित है? आ रही रवि की सवारी निशा निमंत्रण से जो है संकलित है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय आकाश का रंग कैसा होता है? सूर्योदय के समय आकाश का रंग स्वर्णिम होता है। क नंबर का ऑप्शन सही है। राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? रात को कहा गया है। आ रही रवि की सवारी कविता एक डैश है। आ रही रवि की सवारी कविता एक क्या है? एक रूपक है। क्या है? एक रूपक है। आ रही रवि की सवारी में आ रही रवि की सवारी में डैश का मानवीकरण किया गया है? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। किसका किया गया है? प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आ रही रवि की सवारी में किसका मानवीकरण किया गया है? प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है। सही जवाब हमारा मानवीकरण होगा। हरिवंश राय बच्चन की सर्वाधिक चर्चित कृति कौन है? क्या है? मधुशाला है। क्या है? मधुशाला हमारा सही जवाब होगा। अगला है, आ रही रवि की सवारी बच्चन जी ने कब लिखी थी? जब मैट्रिक में थे, इंटर में थे, प्रथम भार्या श्याम बेदी जी के मौत के उपरांत लिखा गया था, है ना। ग नंबर का ऑप्शन जो है यह सही होगा। कौन भिखारी बन करके राह में खड़ा है? कौन भिखारी बनकर राह में खड़ा है? रात की काली माँ। क्या होगा? रात की काली माँ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ख ऑप्शन सही जवाब होगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। प्यार से बच्चन जी नाम किसने दिया था? प्यार से बच्चन जी नाम जो है माता पिता ने दिया था। किसने दिया था? माता पिता ने दिया था। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? बच्चन जी कुछ समय तक विद्यालय में प्राध्यापक के रूप में रहे। किस पद पर रहे थे? प्राध्यापक के रूप पद पर रहे थे। भारतीय विदेशी सेवा के दौरान उन्होंने कई देशों का क्या किया? भ्रमण किया था, है ना। कई देशों का बच्चन जी ने भ्रमण किया था। बच्चन जी की कविताएं कैसी है? सहज और संवेदनशील दोनों है। सहज और संवेदनशील दोनों है। सहज भी है, संवेदनशील भी है, इसीलिए इसमें ग नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इनकी रचनाओं में कौन सा स्पष्ट भाव दिखाई पड़ता है? इनकी रचनाओं में कौन सा स्पष्ट भाव दिखाई पड़ता है? व्यक्ति वेदना का, ये भी दिखाई पड़ता है। राष्ट्र चेतना का, ये भी दिखाई पड़ता है। जीवन दर्शन का दिखाई पड़ता है ना। तो इनमें से सभी दिखाई पड़ता है ना। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इनमें से सभी दिखाई पड़ता है। अगला है आपका कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसका अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद धारा के कवि हैं। किस धारा के हैं? प्रगतिवाद। किस धारा के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल? प्रगतिवाद धारा के कवि हैं, है ना। घ ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। विद्या की खेती
का क्या अभिप्राय है? विद्या की खेती का अभिप्राय है ज्ञान प्रसार का। क्या है? ज्ञान प्रसार का। केदारनाथ अग्रवाल की राजनीतिक कविताओं का डैश संबंध से है। कविताओं का संबंध डैश से है, ये होगा। कविताओं का संबंध जनसाधारण से है। नहीं, क्या होगा? जनसाधारण से है। गीतों का खेती का अर्थ क्या है? आनंद। गीतों की खेती का अर्थ क्या है? आनंद। अगला प्रश्न है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किस शैली में लिखी गई है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किस शैली में लिखी गई है? ये संबोधन के शैली में लिखी गई है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में नए डैश की तस्वीर है। इसमें किसका तस्वीर है? तो नए भारत का तस्वीर है। किसका तस्वीर है? नए भारत का तस्वीर है। मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? पूर्ण विश्वास की अभिव्यक्ति हुई है। किसका? पूर्ण विश्वास का। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में किस भाव के मिलने की बात कही गई है? पूरा हिंदुस्तान मिलने किस भाव की? तो मान सम्मान। किसका? मान सम्मान की बात कही गई है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पाठ में कवि के किस दृष्टिकोण का पता चलता है? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा पाठ में कवि के किस दृष्टिकोण का? निराशावादी का। किसका होगा? निराशावादी का दृष्टिकोण से निराशावादी का पता चलता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अग्रवाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ख ऑप्शन सही होगा। अब इसी तरह से 8वां पाठ है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर कविता से जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका देखेंगे। लीलाधर, आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। सब बच्चे इसको कंप्लीट कर लें ताकि सबका अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो, सबका परीक्षा सुंदर जाए। इसी के साथ इसीलिए सबको एक अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लीलाधर जुगरी किस कविता के रचयिता हैं? लीलाधर जुगरी किस कविता के? तो मेरा ईश्वर कविता के हैं। अनुभव के आकार में चांद पुस्तक पर लीलाधर जुगरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा ईश्वर, अगला प्रश्न है, मेरा ईश्वर पाठ किस पुस्तक से संकलित है? मेरा ईश्वर पाठ किस से? ईश्वर की अध्यक्षता से। ईश्वर की अध्यक्षता से। क्या होगा सही जवाब? ईश्वर की अध्यक्षता से। ख ऑप्शन सही जवाब होगा। लीलाधर जुगरी का जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। आधुनिक काल के कवि कौन हैं? आधुनिक काल के कवि कौन हैं? लीलाधर जुगरी। लीलाधर जुगरी की कविताओं में कैसा इतिहास दिखाई पड़ता है? समकालीन इतिहास दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? समकालीन दिखाई पड़ता है। मेरा ईश्वर कविता किस प्रकार की रचना है? मेरा ईश्वर कविता नकारात्मक कविता है। किस प्रकार का है? नकारात्मक है। कवि ने किसके अस्तित्व को इस संसार में नकार दिया है? किसके अस्तित्व को? सुख के अस्तित्व को नकार दिया है। किस मासिक पत्रिका के संपादक जुगरी जी रहे हैं? किस मासिक पत्रिका के? उत्तर प्रदेश मासिक पत्रिका के। लीलाधर जुगरी का एकमात्र नाटक कौन सा है? लीलाधर जुगरी का एकमात्र नाटक कौन सा है? 5 बेटा। एकमात्र नाटक है उसका 5 बेटा।
याद कर लीजिएगा। लीलाधर जुगड़ी का जन्म कब हुआ था? लीलाधर जुगड़ी का जन्म जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में वे घर से भागकर शहर गए? 11 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 11 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है उन्होंने लीलाधर जुगड़ी ने हिंदी भाषा और साहित्य में कौन सी डिग्री प्राप्त की? लीलाधर जुगड़ी ने हिंदी भाषा और साहित्य में कौन सी डिग्री प्राप्त की? MA की डिग्री प्राप्त किया था। कौन सा डिग्री? MA का डिग्री प्राप्त किया था। लीलाधर जुगड़ी कब से उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक कार्य किए? नहीं, कब से कब तक जो है, कब से कब तक शिक्षण का कार्य किए? 1966 से 1980 ईस्वी तक। 1966 से लेकर के 1980 ईस्वी तक। वे किस शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षण संघ के क्या रहे? और शिक्षण संघ के क्या रहे? ये है क्या रहे? वे शिक्षण संघ के अध्यक्ष रहे। वे शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षण संघ के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध हुए? अर्थात किस वर्ष लीलाधर जुगड़ी उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से जुड़े रहे? तो 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में। वे संप्रति सेवा मुक्त हैं। कौन से कार्य में सक्रिय रहे? अर्थात लीलाधर जुगड़ी जब सेवा मुक्त हो गए तो किस कार्य में वे सक्रिय रहे? कौन से कार्य करने लगे? तो लेखन कार्य करने लगे। कौन सा कार्य? लेखन कार्य। उन्होंने लीलाधर जुगड़ी ने किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से लीलाधर जुगड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1997 ईस्वी में। किस वर्ष? 1997 ईस्वी में। तो इस तरह से ये 8 चैप्टर तक का जो है हम लोग ये प्रश्न आज सबका इम्पोर्टेंट जो VVI प्रश्न था परीक्षा में पूछने वाला, जो जिससे कि पूछेगा उसको आज हम लोग देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा तथा जो अभी तक इससे नहीं जुटे हैं वह ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।